जय हिंद साथियों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी में। आप सभी जानते हैं हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में सभी परीक्षाओं से आने वाले जो प्रश्न हैं वो हम देख रहे हैं। अब अपकमिंग एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न केमिस्ट्री से आ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं इस सेशन में आपको कंप्लीट करवा रहा हूं। अभी हम टॉपिक वाइज सारे टॉपिक को देख रहे हैं, चैप्टर्स को देख रहे हैं, और अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। काफी महत्वपूर्ण ये चैप्टर माना जाता है सभी परीक्षाओं के लिए। हम हर दिन 20 क्वेश्चन की एक सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, और इस एक चैप्टर से टोटल 5 पार्ट जो मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं, जिसमें एक चैप्टर से 100 प्रश्न में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं जो टॉप क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं, जिनका एग्जाम में आना संभावित है। तो हम सभी इस क्लास को प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। प्रतिदिन 4 बजे आप लोगों को ये क्लासेस अवेलेबल हो जाती हैं। तो आज आवर्त सारणी के इस चैप्टर से मैं लेकर आया हूं मॉक 14 यानी कि पार्ट 4। आवर्त सारणी का पार्ट 4 मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। कल तक हम लोगों ने 3 पार्ट को कवर किया, यानी 60 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं, और आज मैं आपको पार्ट 4 पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और शुरुआत करते हैं इस 1 घंटे को सही बनाने की, इस 1 घंटे में वो फैक्ट जानने की जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। तो यहां हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन की पहले टॉपिक से। और हाँ, एक जरूरी बात आप सभी के लिए कि आप सभी हमारे प्रीवियस जो वीडियो है या प्रीवियस जो हम लोगों ने पढ़ाया है उसे आप जरूर रिकॉल करते रहें, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी होता है एग्जाम्स निकालने के लिए। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं बिना देर किए। आज का पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है जो पीरियोडिक टेबल से पूछे जा सकते हैं। आज के सेशन में मोस्टली जो क्वेश्चन है वो मेटल नॉन मेटल को लेकर रहेंगे कि अलग अलग ग्रुप से जो तत्व बिलोंग करते हैं उन तत्वों से संबंधित जानकारी भी हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 3 में मैंने आप लोगों को आवर्त सारणी के सारे ट्रेंड लगवा दिए कि हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर या ऊपर से नीचे आने पर किन किन चीजों को हम लोग बढ़ता हुआ देख सकते हैं, या कौन सी चीजें हैं जो डिक्रीज करती हैं, जहां से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है इस सेशन का, और पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व मौजूद रहते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या हमें बताना है। ऑप्शन यहां पर दिया गया है 108, 111, 114 और 118। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर जानते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स इस प्रश्न को भली भांति जानते हैं। कुल अगर आवर्त सारणी की बात करें तो कुल आवर्त सारणी में तत्व जो होंगे, आवर्त तत्व मानेंगे, इनको हम लोग बोलते हैं 118। 118 एलिमेंट यहां पर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इन्हें ग्रुप में डिवाइड करें तो इन 118 तत्वों में कुल धातु तत्व कितने होते हैं, तो 91 तत्व धातु होंगे। कुल अधातु तत्व नॉन मेटल एलिमेंट ये होंगे हमारे पास 20 एलिमेंट, और यहां उपधातु जिन्हें हम लोग मेटलॉइड के नाम से जानते हैं, और मेटलॉइड की संख्या हो जाती है 7। तो आप सभी को 91, 20 और 7 यहां पर याद रखना है, अच्छे से समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी 118 एलिमेंट। आपके लिए यहां पर एक प्रश्न मैं छोड़कर जा रहा हूं कि इन 118 एलिमेंट में कितने तत्व हैं जो नेचुरल हैं, कितने एलिमेंट हैं जो नेचुरल हैं जो प्राकृतिक है, और कितने तत्व हैं जो मैनमेड है जिन्हें हम लोग आर्टिफिशियल एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। इनकी संख्या आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हम लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को देखा। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है। सबसे पहले तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है या किसने किया था। यानी पहली बार जो पहला वर्गीकरण हुआ था जिसमें तत्वों को, जो तत्व होते हैं ये कहा गया था जितने भी एलिमेंट होते हैं ये एलिमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, जिनमें नाम दिया गया था धातु, मेटल, इन्हें हम लोग मेटल कहेंगे, और एक हो जाता है अधातु, मेटल और नॉन मेटल। किसने यह वर्गीकरण दिया था जिसे तत्वों का पहला वर्गीकरण भी कहा जाता है। तो यहां हम जानने वाले हैं क्या जोसेफ प्राउस ने दिया था, लोथर मेयर है, लेवोइजियर है, या इनमें से कोई नहीं।
तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ पर सही आंसर लगाने वाले, ऑप्शन नंबर सी। आप सभी को पता होगा कि लेवोइजियर को रसायन शास्त्र के पितामह के नाम से भी जाना जाता है, रसायन शास्त्र के पितामह के नाम से भी जाना जाता है। लेवोइसियर द फादर ऑफ केमिस्ट्री, इन्हें हम लोग जानेंगे। और लेवोइसियर के द्वारा जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया था, यह वर्गीकरण में दो प्रकार के तत्वों को दो प्रकार से बांटा गया था, जिसमें पहले तत्व धातु और दूसरा तत्व हो जाएंगे अधातु। तो यहाँ इस वर्गीकरण को आपको हमेशा अच्छे से ध्यान रखना है, लेवोइसियर का वर्गीकरण जो धातु और धातु के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में अधिकतम और न्यूनतम गलनांक वाला तत्व हमें बताना है कि अधिकतम और न्यूनतम गलनांक किसका होता है। गलनांक आप सभी को पता होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है किसी का। अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देखें तो मेल्टिंग पॉइंट वह तापमान या वह टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई पदार्थ होता है या कोई सॉलिड मटेरियल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है जिसे हम लोग कहेंगे गलनांक, गलनांक कहेंगे। तो अलग अलग धातुएं होती है और अलग अलग धातुओं का गलनांक भी अलग अलग होता है, यानी इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी डिफरेंट होगा। अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमें अधिकतम मैक्सिमम डेंसिटी मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट देखना है और सेकंड नंबर पर हम लोगों को मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट देखना है। तो मैक्सिमम में यहां पर जो होने वाला है, क्या पारा और सोना होगा, क्या पारा और टंगस्टन होगा, क्या टंगस्टन और पारा हो सकता है, या फिर सोना और प्लेटिनम। तो ये चार ऑप्शन आप लोगों को यहां पर दिए गए हैं। तो हम लोग अधिकतम मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो अधिकतम अगर हम लोग देखें तो यह एक मेटल होती है जिसे वुल्फ्रम या हम लोग टंगस्टन के नाम से भी जानते हैं। टंगस्टन जिसका एटॉमिक नंबर 74 माना जाता है। आप सभी को यह पता है कि विद्युत बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, यह फिलामेंट किसका बना होता है, तो यह टंगस्टन का ही बना होता है। टंगस्टन का उपयोग आप लोगों को ध्यान से समझना है, यह एक प्रकार की उच्च प्रतिरोध की धातु मानी जाती है। हाई रेजिस्टेंस इसका होगा, रेजिस्टिविटी इसकी काफी ज्यादा होती है, उच्च प्रतिरोध यह दिखाती है। और साथ ही साथ आप लोगों को यहां पर बताना है कि इसका गलनांक बिंदु भी काफी ज्यादा होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट यहां पर माना जाता है। तो आपको इस बात को अच्छे से समझना होगा कि गलनांक के मामले में या जो गलनांक होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो टॉप पर कौन रहेगी, टंगस्टन मेटल। यहां पर सेकंड पूछा गया न्यूनतम गलनांक किसका होगा, तो टंगस्टन यहां पर अधिकतम होगा, जो एक ही ऑप्शन में दिया गया है वही सेकंड नंबर पर आ जाने वाला है, यहां पर Hg या पारा जिसका गलनांक सबसे कम होता है, सबसे कम यानी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग यहां पर न्यूनतम गलनांक की धातु पारा ही मानी जाएगी। पारा जिसे हम लोग क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं, पारे का एटॉमिक नंबर होता है 80। आप सभी को ये ध्यान रखना है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन में समझ में आई होगी। तो टंगस्टन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है एग्जाम्स के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए कि आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। आप सभी को इसका जवाब मुंह से देना है। देखिए कल के सेशन में मैंने सभी वर्ग और आवर्त को काफी अच्छे से आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ सेकेंड और थर्ड पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो कितने आवर्त यहाँ पर माने जाते हैं। अगर हम इसको एक बार फिर से देखें तो यहाँ जो पहला आवर्त होगा इसे हम लोग लघुत्तम आवर्त के नाम से जानते हैं। लघुत्तम आवर्त जिसे हम लोग शॉर्टेस्ट पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ये इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे कम तत्व प्रेजेंट होते हैं, जिसमें तत्वों की संख्या हो जाती है 2। ये पहले आवर्त के बारे में मैंने आपको बताया। अगर हम लोग दूसरे आवर्त को देखें तो दूसरे आवर्त को हम लोग लघु आवर्त के नाम से जानेंगे। दूसरे और तीसरे आवर्त को, सेकंड और थर्ड दोनों को हम मिलाकर लघु आवर्त के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों में 8 और 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 8 तत्व जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो टोटल 8 एलिमेंट हैं जो सेकंड और थर्ड पीरियड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ अगर हम पीरियड की बात करें तो इसे हम लोग लॉन्ग, ये शॉर्टेस्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, अब होगा दीर्घ, यानी फोर्थ और फिफ्थ को हम लोग दीर्घ के नाम से जानेंगे, दीर्घ आवर्त के नाम से जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2, 8, 8, 18 और यहाँ भी 18 इलेक्ट्रॉन, 18 तत्व मौजूद रहते हैं। दोनों आवर्तों में जो तत्व होंगे वो समान होंगे फोर्थ और फिफ्थ में, जिस प्रकार सेकंड और थर्ड में होता है। इसलिए इनको हम लोग लॉन्ग पीरियड के नाम से भी जान सकते हैं, यानी इन्हें हम लोग दीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं।
चलिए ग्रुप नंबर आवर्त 6 की हम लोग बात कर लेते हैं, सिक्स्थ पीरियड। और सिक्स्थ पीरियड को हम लोग दीर्घतम आवर्त के नाम से जानते हैं। और दीर्घतम आवर्त इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कुल तत्वों की संख्या हो जाती है 32। इसे हम लोग लॉन्गेस्ट पीरियड के नाम से भी जानते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड के नाम से भी जानते हैं। और समूह आवर्त 7 को अपूर्ण आवर्त, जिसे इनकम्प्लीट पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, अपूर्ण आवर्त के नाम से इसे जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी ये डिसाइड नहीं हो पाया कि कितने तत्व होंगे, क्योंकि जितने भी नए एलिमेंट खोजे जा रहे हैं उन सभी को हम ग्रुप आवर्त नंबर 7 में रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को यह आवर्तों की जानकारी समझ में आई होगी। लास्ट टाइम एनटीपीसी यहां से काफी क्वेश्चन पूछे थे, आप सभी ध्यान रखें, इस बार भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा, यहां पर पूछा गया है दूसरे और तीसरे आवर्त में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 8। क्या हो जाने वाला है? 8 और 8 हो जाने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आप ध्यान पूर्वक इसे देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि वह कौन सी अधातु है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जल उठता है और इसे पानी में डुबोकर रखा जाता है। आप सभी ने यह सुना होगा कि केरोसिन में डुबोकर रखे जाने वाली जो धातु होती है उसे हम सोडियम के नाम से जानते हैं। इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, सोडियम Na एटॉमिक नंबर 11, इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में इसे रखा जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पूछा गया है एक अधातु यानी नॉन मेटल, क्योंकि सोडियम तो एक मेटल होती है। अगर एक ऐसी नॉन मेटल को देखें जिसका नाम है, तो यहां नॉन मेटल के फॉर्म में हम लोग रखने वाले हैं फॉस्फोरस को। किसको रखने वाले हैं? फॉस्फोरस को। और अगर एग्जाम में पूछा जाए किस फॉस्फोरस को, तो सफेद फॉस्फोरस को, व्हाइट फॉस्फोरस को हम कहां पर डुबो के रखते हैं? पानी में डुबो कर रखते हैं, पानी में डुबो कर रखते हैं। इसका कारण क्या होना है आप सभी को मैं बता दूं कि यह वायुमंडल में 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर यह एक जहरीली गैस फाजिन का निर्माण करता है, जो बहुत ही हानिकारक होती है। इसलिए इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसे पानी में डुबोकर रखा जाता है। तो कौन सी धातु है जिसे पानी में डुबोकर रखा जाता है? नाम इसका होने वाला है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आपके लिए इसका सही जवाब होगा। तो यहां ऑप्शन नंबर डी आपके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी होने वाली है? आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु यहां पर पूछा है लाइटेस्ट मेटल या लाइटेस्ट एलिमेंट पूछा है, हल्का तत्व यहां पर धातु तत्व कौन सा होने वाला है इसे आपको बताना है। तो पूछा गया यहां पर हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम या फिर कैल्शियम। तो सबसे हल्का धातु तत्व अगर एग्जाम में आ जाए धातु तत्व, तो इसका सही जवाब होने वाला है हीलियम, लिथियम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर होने वाला है। लिथियम सबसे हल्की धातु मानी जाती है अगर धातु तत्व में पूछा जाए, या अगर यहां से धातु को कट कर दिया जाए, केवल लाइटेस्ट एलिमेंट पूछा जाए, तो आपके लिए सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका सही आंसर कब होता? जब यह हल्का तत्व होता, तो तत्व में आंसर आता हाइड्रोजन। पर हल्का धातु तत्व अगर पूछा जाए, सही जवाब इसका हो जाने वाला है लिथियम। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। वही अगर हीलियम को देखें, तो हीलियम सबसे हल्की गैस मानी जाती है, हीलियम सबसे हल्की गैस मानी जाती है। आप सभी को यह बात जानकारी होगी कि वायुयान के टायरों में और गुब्बारों में किस गैस को भरा जाता है? तो वायुयान के टायरों और गुब्बारों में किस गैस को भरा जाता है? तो वहां हीलियम गैस को ही भरा जाता है। चलिए तो यहां एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाला हूं मैं कि गोताखोर अपने साथ सिलेंडर में हीलियम गैस को क्यों भरते हैं? मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में इस प्रश्न को काफी अच्छे तरीके से समझाया था। आप सभी को इसका मुझे जवाब देना है कि गोताखोर अपने साथ जो सिलेंडर ले जाते हैं उसमें हीलियम गैस को क्यों भरा जाता है? तो इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, लिथियम यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। इनमें से कौन से तत्वों के युग्म में कौन उभयधर्मी धातु मानी जाती है? उभयधर्मी धातु का मतलब यहां पर, या एम्फोटेरिक मेटल यहां पर पूछा गया होगा, एम्फोटेरिक मेटल। देखिए उभयधर्मिता का मतलब होगा यानी ऐसी धातु जो अम्ल और क्षार, जिनके ऑक्साइड अम्ल व क्षार दोनों प्रकृति के होते हैं या उदासीन प्रकृति के होते हैं। आप लोगों को इनका जवाब देना है, इनसे पूछना है।
अगर हम लोग ऐसे कुछ ऑक्साइड को देखें तो यहाँ जिंक ऑक्साइड यहाँ पर सबसे टॉप पर आता है, जिंक ऑक्साइड। वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 आप लोगों से पूछा जा सकता है। वही अगर एम्फोटेरिक मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर पानी को भी एम्फोटेरिक मटेरियल के नाम से हम जानते हैं। अगर हम एसिड और बेस के बिहाफ पर डिस्कस करें, ये 3 कंपाउंड आप लोगों को अपने नोट्स में लिख लेना है, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पानी। पानी एक प्रकार का एम्फोटेरिक मटेरियल माना जाता है, ध्यान रखना है इस बात को। जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पानी। यहां उभयधर्मी धातु आपसे पूछा गया है, तो धातु में अगर हम लोग यहां पर गिवन ऑप्शन देखें तो बेरिलियम और जिंक, वही टीन और लेड दिया गया है, जिंक और एल्यूमिनियम दिया गया है, या इनमें से सभी। तो आपको सभी को ध्यान रखना है कि बेरिलियम और जिंक भी एक प्रकार का एम्फोटेरिक मटेरियल या एम्फोटेरिक मेटल मानी जाती है। वही टीन और लेड भी एम्फोटेरिक मटेरियल मानी जाती है, और जिंक और एल्यूमिनियम, यानी यहां पर जिंक और एल्यूमिनियम मैंने आपको बता दिया, एक्स्ट्रा में आपको बेरिलियम, जिंक, टीन और लेड याद रखना है। ये सभी ऑप्शन जो यहां पर दिए गए हैं वो सभी एम्फोटेरिक मेटल के नाम से जाने जाते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना इस प्रश्न की पूरी पूरी बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 को हम समझ लेते हैं। इनमें से किस तत्व को गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन होता है? आपको ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में बताना है। देखिए, आपको अगर यहां समझ में नहीं आता है तो आप इसका इंग्लिश टर्म देख सकते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस किसे कहते हैं या ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या होती है। तो सामान्य अवस्था में आप सभी को यह जानकारी होगी कि अगर हम लोग एक नॉर्मल प्रोसेस देखें तो ठोस को गर्म किए जाने पर यह द्रव के अंदर रूपांतरित हो जाता है। वही द्रव रूपांतरित हो जाता है गर्म करने पर गैस के अंदर। अगर हम लोग इसको रिवर्स प्रोसेस देखें कि गैस ठंडी होकर द्रव में बदल जाएगी, और यह द्रव अगेन ठंडा होकर किस में रूपांतरित हो जाएगा? ठोसों में रूपांतरित हो जाता है। इस बात को आपको समझना है। अगर हम इस प्रोसेस को देखें तो जितने भी सॉलिड होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो, यानी कि जो सॉलिड होंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना ये क्या कहलाता है? तो ये मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग गलनांक कहते हैं। वही अगर हम लोग लिक्विड के यानी द्रव के गैस में कन्वर्ट होने की बात करें तो लिक्विड जब कन्वर्ट हो जाता है गैस स्टेज में तो इसे इवोपरेशन प्रोसेस या वाष्पीकरण की प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इवोपरेशन प्रोसेस या हम लोग इसे वाष्पीकरण भी बोल सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा इसका एडवर्स कंडीशन देख लेते हैं कि जब गैस ठंडी होकर द्रव में बदले, यानी यहां पर पूछा गया है कि गैस से द्रव में बदलना, इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, या कंडेंसेशन प्रोसेस, या इसे संघनन के नाम से भी जान सकते हैं, संघनन प्रक्रिया। बारिश होने में वाष्पीकरण और संघनन इन दोनों का काफी योगदान होता है। इस बात को आपको समझना है। तो संघनन की प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि कोई गैस ठंडी होकर द्रव में रूपांतरित हो जाती है, या कंडेंसेट प्रोसेस भी इसको हम लोग कह सकते हैं। कोई द्रव अगर ठोस में रूपांतरित हो जाता है तो द्रव का ठोस में रूपांतरित होना क्या कहलाएगा? तो इसको हम लोग कहते हैं हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। आपको ध्यान रखना है, इन प्रोसेस के नेम एग्जाम में पूछा जाता है। परंतु यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई ठोस सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, और जब ठोस सीधा गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं, सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। वही अगर कोई गैस सीधा कन्वर्ट हो जाती है ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है तो इस प्रक्रिया को, यानी गैस सीधा कन्वर्ट हो जाए ठोस में, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? निक्षेपण के नाम से जानते हैं, जिसे हम डिपोजिशन के नाम से भी जान सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मैंने टोटल 6 स्टेजेस ऐसी बताई है जिसमें स्टेज चेंज होता है, अवस्था परिवर्तन होता है, और इन प्रक्रियाओं के नेम आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी को यह विशेष ध्यान देना है। तो ये सारी अलग अलग प्रक्रिया है। तो अगर कोई तत्व है जो गर्म होकर ऊर्ध्वपातन होता है, इसमें क्या एग्जाम में आ सकता है? तो सही आंसर इसका आयोडीन होगा। अगर हम ऊर्ध्वपातन दिखाने वाले एग्जाम्पल जो जैसे सीधे ठोस से गैस में कन्वर्ट होते हैं तो यहां हम आयोडीन को लेते हैं। आयोडीन हो सकता है इसका एग्जाम्पल, कपूर हो सकता है, कपूर के बाद हम नेफ्थलीन को यहां पर लेंगे। नेफ्थलीन एक प्रकार का ऊर्ध्वपाती मटेरियल होता है।
वही NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, वही नौसादार भी इसे हम लोग बोल सकते हैं, एंथ्रासिन भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, एंथ्रासिन। तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। क्या ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है? क्या यह एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है कि दोनों दिशाओं में ये कंप्लीट हो सकती है? यानी इसका जवाब आप मुझे दे दीजिएगा कि कपूर को जलाते वक्त जो गैस प्राप्त होती है, क्या उस गैस को कलेक्ट करने के बाद में दोबारा कपूर का निर्माण किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का जवाब आप मुझे दीजिएगा। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाइड्रोजन परमाणुओं में कुल न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? आप सभी को इसका जवाब देना है, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 इसका होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन के ऊपर आयन की बात करें तो हाइड्रोजन प्लस फॉर्म में मिलता है। अगर इसके 3 समस्थानिक को हम लोग देखें तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम इसके 3 समस्थानिक होते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि इसका जो पहला समस्थानिक होता है जिसका नाम होता है प्रोटियम, इसका सिंबल होता है 1H1, 1H1। और आपको यहां पर यह भी समझना है कि ये जो 1H1 होता है, यहां पर अगर हम A में से Z को माइनस करें तो न्यूट्रॉन की संख्या यहां पर मानी जाती है 0, 0 मानी जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन जो होगा वो 0 होगा, यानी यहां पर पूछा गया है 0, इसका सही जवाब होगा। हाइड्रोजन में कुल कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो यहां पर 0 न्यूट्रॉन माने जाएंगे। इस बात को आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना इन क्वेश्चन की है। हाइड्रोजन क्या है? आपको बताना है कि क्या ये मोनोएटॉमिक एटम है या फिर डायटोमिक है या फिर ट्राइटोमिक है, नॉन ऑफ दिस, एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु या इनमें से कोई। हाइड्रोजन के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए हाइड्रोजन, अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल की बात करें तो हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में पाया जाता है। वही जैसे ऑक्सीजन को आप लोग देख लोगे O2, नाइट्रोजन N2, Cl2, F2, Cl2, ये सभी तत्व आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। इनमें क्या होगा, हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में यहां सहसंयोजी बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजी बंध, यानी कि कोवैलेंट बॉन्डिंग। और ये कोवैलेंट बॉन्डिंग किस प्रकार का होता है? तो यह समपरमाणु जिसे हम लोग होमोएटॉमिक कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं, इसे मैं यहां पर लिखना चाहूंगा होमोएटॉमिक कोवैलेंट बॉन्ड। होमोएटॉमिक कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है हाइड्रोजन के बीच में, यानी यहां एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको H2 बोला। वही अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग होगी, यहां भी होमोएटॉमिक कोवैलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलती है। नाइट्रोजन की बात करते तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में अगर हम लोग डिस्कस करें तो नाइट्रोजन के पास में 1 लोन पेयर और 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वही 1 लोन पेयर 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बॉन्डिंग पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसे N2 के फॉर्म में कहते हैं। ये बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्डिंग है, पर मॉलिक्यूल आप लोग देख रहे हो केवल 2 मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट है। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के साथ भी ऐसा होता है। फ्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर होते हैं, 1 बॉन्डिंग होता है। फ्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर और 1 बॉन्डिंग यहां साझा करेगा। वही अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का भी स्ट्रक्चर, इसके पास भी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। तो होमोएटॉमिक का मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन एक प्रकार का द्विपरमाणिक अणु माना जाता है। चलिए अगर मैं आपसे एक जानकारी चाहूंगा कि पानी हो गया, H2S गैस हो गई, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, कितने परमाणु आपको यहां पर नजर आ रहे हैं? तो आप बोलोगे सर 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन के परमाणु। अब 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु, इसका मतलब यह क्या हुआ? ये आप लोग कहोगे कि सर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, या फिर इसको आप बोल सकते हो ट्राई एटोमिक एटम, यानी कि त्रिपरमाणुवीय तत्व के नाम से इसको हम लोग जान सकते हैं। त्रिपरमाणुवीय यौगिक, 3 परमाणु इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप H2S गैस को भी देख सकते हो। H2S गैस का मतलब होगा हाइड्रोजन के 2 परमाणु और सल्फर का 1 परमाणु। तो यहां भी हम लोग इसको त्रिपरमाणुवी, और पानी भी एक प्रकार का त्रिपरमाणुवी ही एटम माना जाता है। तो इतनी सारी जानकारी आप लोगों को यहां पर समझ में आ गई है। तो हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रोजन एक प्रकार का द्विपरमाणिक तत्व माना जाता है। डायएटोमिक
एलिमेंट के नाम से इसे हम लोग जान सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, हाइड्रोजन के संदर्भ में कौन असत्य होगा आप लोगों को बताना है। क्या ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व होता है? तो बिल्कुल सही बात है। वही सौर वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बृहस्पति और शनि ग्रहों की में अधिक पाया जाने वाला, देखिए पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन ही सर्वाधिक पाया जाता है और सेकंड नंबर पर हीलियम आता है। वही सबसे अधिक पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन माना जाता है, ना कि हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को पृथ्वी के भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हम लोग कहते हैं। तो यहां सही जवाब हो जाएगा हमारा कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या होने वाला है? टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर अकर ड्यू टू, किस वजह से कठोरता आती है? तो आप लोगों को कठोरता के बारे में पता होगा कि जो कठोर जल होगा, कठोर जल होता है, इसमें कठोरता या हार्डनेस किस वजह से आती है, जिसे हम लोग हार्ड वाटर के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब हम लोग देखते हैं जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन घुल जाते हैं पानी में तो जल कठोर हो जाता है। अब जल दो प्रकार से कठोर होता है। जल में एक कठोरता आती है अस्थायी कठोरता, टेम्पररी हार्डनेस, और एक हो जाती है स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता जल के अंदर घुलने वाले बाइकार्बोनेट आयन के कारण आती है। वही जल के अंदर अगर सल्फोनेट आयन, सल्फेट आयन, क्लोरेट आयन और भी कई प्रकार के जो आयन होंगे उनकी वजह से स्थायी कठोरता जल के अंदर देखने को मिलती है। तो बाइकार्बोनेट आयन जो होंगे वो अस्थायी कठोरता का एक मेन रीजन माने जाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं जल की अस्थायी कठोरता, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, दोनों के बाइकार्बोनेट यहाँ पर होते हैं। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा, इसलिए हमारे ऑप्शन होंगे ए और बी दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है इस प्रश्न के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर काफी इंपोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किसे कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। आपको इस प्रकार के कंपाउंड के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। इस टॉपिक से पूछा गया है कि कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है, जिस सोडे से साबुन का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हम लोग देखने वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यानी NaOH को। देखिए एग्जाम में अगर पूछा जाता है NaOH तो इसे हम लोग कास्टिक सोडे के नाम से जानते हैं। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का प्रबल क्षार माना जाता है। अगर यहाँ सोडियम के बजाय एक क्षारी धातु मैंने पोटेशियम को, इसलिए हम लोगों ने ग्रुप नंबर 1 के सभी तत्वों को क्षारीय धातु के नाम से जाना, क्योंकि ये क्षार बनाने में सहायक तत्व माने जाते हैं। आप सभी को ये समझना है। KOH को डिस्कस करें तो इसे हम लोग कास्टिक पोटास के नाम से जानते हैं। कास्टिक पोटास के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, ये आप लोगों को ध्यान से समझना है। कपड़े धोने के साबुन का निर्माण कास्टिक सोडे से, वही नहाने के साबुन का निर्माण कास्टिक पोटास से किया जाता है। सही जवाब इसका हो जाने वाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको यहां पर पता होना चाहिए कि NaCl साधारण नमक का फार्मूला होगा, साधारण नमक का फार्मूला होगा, यानी कि कॉमन सॉल्ट का फार्मूला NaCl। Na2CO3 क्या होता है? तो इसे हम लोग Na2CO3 को हम लोग सोडा क्षार के नाम से भी जान सकते हैं। सोडा क्षार जिसे सोडा एस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, सोडा एस, है ना। यहां पर आप लोगों को इस बात को समझना है, या सोडा राग भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। तो क्लियर हो जाएगा आप सभी के लिए। Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी को काफी अच्छा ये सेशन लग रहा है। आप सभी इस सेशन को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 14 है आप सभी के सामने, इनमें से कौन सा तत्व है या यौगिक जो बोरेक्स का निर्माण नहीं करता? आप सभी ने बोरेक्स का नाम सुना होगा, और जिसने नहीं सुना है वो आप यहां पर देख लीजिएगा। देखिए बोरेक्स क्या है? बोरेक्स सोडियम का एक प्रकार का अयस्क होता है। सोडियम और बोलेंगे इसे, सोडियम अयस्क हम बोलेंगे, जिससे सोडियम की प्राप्ति होती है। बोरेक्स इसे हम लोग कहते हैं, इसका कॉमन नेम या कमर्शियल नेम सुहागा भी होगा। इसे हम लोग सुहागा के नाम से भी जान सकते हैं। बोरेक्स का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो Na2, मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं। बोरेक्स का फार्मूला क्या होने वाला है? तो बोरेक्स का फार्मूला होने वाला है Na2B4O7 आप सभी इस फॉर्मूले को ध्यान पूर्वक लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। Na2B4O7
10H2O बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। अब आप यहां पर देख पा रहे हो कि बोरेक्स के निर्माण में किन तत्वों का योगदान होता है। तो यहां सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, ये सभी तत्व मौजूद होते हैं। सोडियम यहां पर प्रेजेंट होगा, बोरॉन भी प्रेजेंट होगा, वही ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, बट इस पूरे फॉर्मूले में कहीं भी आपको कैल्शियम नजर नहीं आएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा कैल्शियम। कैल्शियम बोरेक्स के निर्माण में भाग नहीं लेता। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने यहां पर देख लिया। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सोने के संदर्भ में सत्य कथन आप लोगों को चुनना है कि यहां ट्रू रिगार्डिंग गोल्ड यानी कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। पूछा गया कि क्या सोना विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक होता है। तो चांदी और सोना गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं, यानी इनमें विद्युत और उष्मा को संवहन करने का सबसे अच्छा जरिया सोना और चांदी माने जाते हैं। क्या ये उष्मा के भी सर्वोत्तम चालक होते? तो बिल्कुल, पहला स्टेटमेंट भी यहां पर सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी यहां पर बिल्कुल सही होने वाला है। तो यहां पूछा गया कि यह विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है, या उष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक है, या सबसे आघात वर्धनी और तन्य धातु है, या उच्चतम गलनांक की धातु है। तो यहां पर ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया था। तो ट्रू स्टेटमेंट आप लोगों को बताना है, सबसे अधिक आघात वर्धनी और तन्य धातु है, ये भी सही ऑप्शन होने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन मिसप्रिंट हो सकता है, गलत स्टेटमेंट आप लोगों को बताना होगा। यहाँ पूछा गया कि यह उच्चतम गलनांक वाली धातु है, तो यहाँ हमारा आंसर रॉन्ग हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाने वाला है, क्योंकि उच्चतम गलनांक की धातु यहाँ पर हम लोगों ने टंगस्टन को माना है, ना कि सोने को। तो सोने में ये असत्य कथन हो सकता है, यहाँ पर असत्य कथन चुनना है आपको। तो ये सबसे अच्छा चालक होता है चांदी और सोना, वही उष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक, और आघात वर्धनीयता और तन्यता, यानी इन्हें हम लोग पीट कर पतली चादरों के रूप में भी ढाल सकते हैं, और इन्हें छोटे छोटे पतले पतले वायर के रूप में या तारों के रूप में भी खींचा जा सकता है। ये दोनों गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से किसे झूठा सोना या बेवकूफों का सोना भी कहा जाता है। आप सभी को यहाँ आंसर देना है। झूठा सोना या बेवकूफों का सोना, फॉल्स गोल्ड या फुलिश गोल्ड भी कहते हैं। आप सभी को मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि आयरन का एक अयस्क है, और इस अयस्क का नाम होने वाला है आयरन पायराइड। क्या नाम होने वाला है? आयरन पायराइड। आयरन और है जहां से आयरन की प्राप्ति होती है, जैसे हेमेटाइड, मैग्नेटाइड, है ना, आप सभी ने इनके नेम सुने होंगे। वैसे ही आयरन पायराइड होता है, इसका फॉर्मूला Fe2 होता है, यानी कि एक सल्फाइड है, इसके माना जाता है। तो आयरन पायराइड को हम झूठा सोना या बेवकूफों का सोना भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होना है। तो आप सभी को ध्यान होना चाहिए, देखो अलग अलग प्रकार के अयस्क होते हैं, कैल्वेराइड, सिल्वराइड, डोलोमाइड, है ना। तो ये सब अलग अलग धातुओं के अयस्क होंगे, जिन्हें हम लोग धातु में बहुत अच्छे से टारगेट करने वाले हैं। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चांदी को खुले हवा में छोड़ देने पर इस पर किसकी परत आ जाने के कारण यह धूसर रंग की हो जाती है। यानी आप लोगों को बताना है कि यहाँ किसकी परत आ जाती है। जब इसे हवा में रखा जाता है लंबे समय तक, तो इस पर ग्रे कलर की लेयर आ जाती है, आप लोगों को ये बताना है। तो क्या ये सिल्वर सल्फाइड होता है, या फिर ये सिल्वर ऑक्साइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है, या सिल्वर नाइट्राइड होता है। तो आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि सिल्वर, अगर हम लोग चांदी की बात करें तो चांदी जिसका एटॉमिक नंबर 47 होता है, एक प्रकार की अभी अक्रियाशील धातु मानी जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो अक्रियाशील धातु ये मानी जाती है, इतनी ज्यादा रिएक्ट ये नहीं करती है वायुमंडल में। परंतु अगर लंबे समय तक इन्हें रखा जाए तो सिल्वर क्या करती है, सिल्वर हमारे वायुमंडल में सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी डियर स्टूडेंट? सिल्वर सल्फाइड का निर्माण यहां पर चांदी के द्वारा कर लिया जाता है, और इसी सिल्वर सल्फाइड की वजह से इसके ऊपर जो कलर है उसका ग्रे कलर हो जाएगा, यानी कलर चेंज की वजह सिल्वर सल्फाइड को माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। जैसे आप लोगों ने लोहे के बारे में पढ़ा होगा, इसमें जंग क्यों लग जाती है? क्योंकि यहाँ पर इसके ऑक्साइड बन जाते हैं। वही तांबे के बर्तन लंबे समय तक हरे हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर कॉपर कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। तो मेटल नॉन मेटल में इन सभी बातों को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ने वाले हैं। तो 17 का सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, इनमें से कौन किसे लूनर कास्टिक के नाम से भी जाना जाता है? लूनर कास्टिक इनमें से कौन होना है? तो लूनर कास्टिक यहाँ पर एक व्यापारिक नाम है जिसे कहा जाता है। तो आप सभी को मैं इसका फॉर्मूला बता देने वाला हूं, AgNO3, जिसे हम लोग सिल्वर
नाइट्रेट के नाम से भी जानते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के नाम से जानते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक के नाम से भी हम लोग जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर पूछा जाता है, एक सिल्वर से क्वेश्चन पूछा जाता है AgCl, और AgCl सिल्वर क्लोराइड, जिसे हम लोग हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जानते हैं, हॉर्न सिल्वर के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो लूनर कास्टिक AgNO3 को हम लोग जानते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसी लूनर कास्टिक का उपयोग मतदान के समय स्याही के रूप में उपयोग किया जाता है। मतदान के समय स्याही के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो लूनर कास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे AgNO3 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, क्वेश्चन दिया गया, देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर किसका निशान लगाया जाता है? सही जवाब इसका सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा, जिसे लूनर कास्टिक भी हम लोगों ने कहा। क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने इसको डिटेल समझाया है। AgNO3 इसे रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है। सिल्वर नाइट्रेट को रंगीन बोतलों में रखा जाता है, तो रंगीन बोतलों में रखे जाने का प्रमुख कारण क्या होने वाला है? आप सभी को कमेंट में जाकर मुझे इसका जवाब देना है। तो आप सभी अच्छे से जवाब लिखें और हर एक चीज को डिटेल नोट के साथ लिखें, ताकि सभी पढ़े और सभी को इसका फायदा मिले। तो आज का यह सेशन जो आप सभी के लिए होमवर्क प्रश्न के रूप में होना है, क्वेश्चन नंबर 20 को आज मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ के जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के लिए होने वाला है। पूछा गया कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, इसके अंदर एज अ फ्यूल हम लोग ईंधन के रूप में किसका उपयोग करेंगे? यहां पर पूछा गया। देखिए यूरेनियम का करते तो सारे ऑप्शन यूरेनियम से रिलेटेड है, पर इसके अंदर यूरेनियम के अलग अलग समस्थानिक पूछे गए। यूरेनियम 233, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और 238, इसके अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं। आप सभी को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे देना है। तो चलिए, आज के सेशन को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। 20 क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के लिए हैं, और एक और सेशन होगा जो आवर्त सारणी से मैं लेकर आने वाला हूं। तो आप सभी एक चैप्टर से 5 पार्ट को कवर यहां पर कर रहे हैं, और इनसे बाहर कुछ नहीं। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा कि इन सभी प्रश्नों को अगर आपने पढ़ लिया तो इनसे बाहर कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।